नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है बेटा डीएम और पति चोर। साथियों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा, कहानी दिल छू लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिलाधीश नितिन की कार मेरठ शहर की गलियों को पार करते हुए शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास जाकर रुक गई। जिलाधीश की मां कार से उतरकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पहली सीढ़ी पर बैठे हुए एक भिखारी ने कहा, माँ तेरा सुहाग बना रहे। इतना सुनकर रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने 10 रुपए का सिक्का निकाला और उसके कटोरे में डालकर सोचने लगी कि न जाने कहाँ होंगे वो, अर्थात मेरे सोहन। रुक्मणी को 15 साल पहले की अपनी जिंदगी का वो सबसे कलुषित दिन याद आ गया, जब दोनों बच्चे मोनिका और नितिन 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और वह खुद एक निजी स्कूल में पढ़ाया करती थी। पति सोहन एक फैक्ट्री में भंडार प्रभारी थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वह स्कूल से घर आई तो दोनों बच्चे उदास बैठे थे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? नितिन बोला, पता नहीं मम्मी, पिताजी अभी तक घर नहीं आए। रुक्मणी ने बच्चों को दिलासा दिया कि पिताजी किसी जरूरी काम की वजह से रुक गए होंगे। जब 1-1.5 घंटा बीत गया और सोहन नहीं आए तो उसने मोनिका को रमेश अंकल के घर पता करने के लिए भेजा। रमेश सोहन की फैक्ट्री में ही काम करते थे। कुछ समय बाद मोनिका वापस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने आते ही कहा, माँ पिताजी को आज चोरी के अपराध में फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। यह सच नहीं हो सकता, तुम्हारे पिताजी को जरूर फंसाया गया है। रमेश चाचा भी यही कह रहे थे, परंतु मोनिका ने कहा, पिताजी घर क्यों नहीं आए? रात भर पूरा परिवार जागता रहा। दूसरे दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रुक्मणी सोहन की फैक्ट्री पहुंची तो उसे हर जगह अपमान का घूंट ही पीना पड़ा। वहां जाकर सिर्फ इतना पता चल सका कि भंडार से काफी सामान गायब पाया गया है। भंडार प्रभारी होने के नाते रमेश को दोषी करार दिया गया और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। रुक्मणी घर आकर रमेश का इंतजार करने लगी। दिन भर इंतजार करने के बाद उसने शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। अगले दिन पुलिस तफ्तीश के लिए घर आई तो पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि रमेश फैक्ट्री से सामान चोरी करके भाग गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस खबर के बाद तो पूरा परिवार आते जाते लोगों की मजाक का पात्र बनकर रह गया। रुक्मणी ने सारे रिश्तेदारों को पत्र भेजा कि रमेश के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत खबर कर दे। अखबार में फोटो के साथ विज्ञापन भी निकलवा दिया गया। इस मुसीबत ने नितिन और मोनिका को समय से पहले ही वयस्क बना दिया था। अब वे आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते थे। दोनों ने स्कूल के प्रिंसिपल से अपनी परिस्थितियों के बारे में बात की तो उन्होंने उनकी फीस माफ कर दी। मोनिका ने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। नितिन ने स्कूल जाने से पहले ही अखबार बांटने शुरू कर दिए। रुक्मणी की तनख्वाह और बच्चों की छोटी सी कमाई से घर का खर्च किसी तरह से चलने लगा। इंसान के मन में जब किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष को पाने की आकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब उसका मन कमजोर हो जाता है और इसी कमजोरी का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। रुक्मणी इसी कमजोरी में तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई। उनकी बताई गई पूजा पाठ के लिए कुछ गहने भी बेच डाले। अंत में एक दिन मोनिका ने मां को समझाया, तब जाकर रुक्मणी ने तांत्रिकों से मिलना बंद किया। कुछ महीने के बाद रुक्मणी अचानक बीमार पड़ गई। अस्पताल जाने पर पता चला कि उसे टाइफाइड हुआ है। डॉक्टर्स ने बताया कि इसका इलाज लंबा चलेगा। ये मोनिका और नितिन की परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी थी। ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ मोनिका लिफाफा बनाने का काम भी करने लगी। उधर नितिन ने अखबार बांटने के अलावा बारात में सिर पर ट्यूबलाइट लेकर चलने वाले लड़कों के साथ भी मजदूरी की। सिनेमा की टिकटें भी ब्लैक में बेची। दोनों के कमाई यह सारे पैसे मां की दवाई के काम आए। रुक्मणी ने ठीक होने पर दोनों बच्चों से पूछा कि तुम्हें यह सब करते हुए गलत नहीं लगा? नितिन बोला, नहीं मां, बल्कि मुझे जिंदगी का एक नया नजरिया मिला। मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत से लोग परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं। दोनों बच्चों को वार्षिक परीक्षा में स्कूल में प्रथम आने पर अगले साल से छात्रवृत्ति मिलने लगी थी।
घर थोड़ा सुचारू रूप से चलने लगा। रुक्मणी को विश्वास था कि एक दिन रमेश जरूर आएगा। हर शाम वह अपने पति के इंतजार में खिड़की के पास बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखा करती और अंधेरा होने पर एक ठंडी सी सांस छोड़कर खाना बनाना शुरू करती। इस तरह से साल दर साल गुजरते चले गए। मोनिका और नितिन दोनों अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी पर लग गए। मोनिका मुंबई में नौकरी करने लगी है। उसकी शादी को 3 साल गुजर गए और नितिन भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मेरठ में जिलाधीश बन गया। 1 साल पहले उसने भी अपने दफ्तर की एक अधिकारी सीमा से शादी कर ली। रुक्मणी का ध्यान भंग हुआ। वह वर्तमान में वापस आ गई। उसने देखा कि बाहर काफी अंधेरा हो गया है। हमेशा की तरह उसने रमेश के लिए प्रार्थना की और घर के लिए रवाना हो गई। नितिन ने कहा, माँ बहुत देर कर दी आने में। और रुक्मणी ने नितिन और सीमा को देखा और उनका आशय समझकर चुपचाप खाना खाने लगी और बोली, बेटा यहाँ से कुछ लोग जयपुर जा रहे हैं। एक पूरी बस कर रखी है। सोचती हूँ कि मैं भी उनके साथ हो आऊं। सीमा ने कहा, माँ अब आप एक जिलाधीश की माँ हो, क्या आपका उनके साथ इस तरह से जाना ठीक रहेगा? रुक्मणी ने सीमा से बहस करने के बजाय प्रश्न भरी नजरों से नितिन की ओर देखा। नितिन बोला, माँ सीमा ठीक कहती है। अगले महीने हम सब कार से अजमेर और फिर जयपुर जाएंगे। रास्ते में मथुरा पड़ता है, वहां भी घूम लेंगे। अगले ही महीने वे लोग भ्रमण के लिए निकल पड़े। नितिन की कार ने मथुरा में प्रवेश किया तो मथुरा के जिलाधीश साहब ने उनके ठहरने का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था। खाना खाने के बाद सब लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने पर कार को रोकना पड़ा क्योंकि सामने से एक जुलूस आ रहा था, जिसे देखकर सीमा ने कहा, इस देश में लोगों के पास बहुत समय है। किसी भी छोटी मोटी बात पर आंदोलन शुरू हो जाता है या फिर जुलूस निकल जाता है। इस पर नितिन हंस पड़ा। रुक्मणी खिड़की के बाहर आते जाते लोगों को देखने लगी। उसकी नजर सड़क किनारे चाय पीते हुए एक आदमी पर पड़ गई। उसे लगा कि जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। रुक्मणी ने अपने मन में खुद ही सवाल किया, अरे वही तो है। वही टेढ़ी गर्दन करके चाय पीना, वही जोर जोर से चुस्की लेना। रुक्मणी ने कई बार सोहन को इस बात पर डांटा भी था कि सभ्य इंसानों की तरह चाय पिया करो। चाय पीते पीते उस व्यक्ति की निगाह भी कार की खिड़की पर पड़ी। शायद उसे एहसास हुआ कि कार में बैठी महिला उसे घूर रही है। रुक्मणी को देखकर उसके हाथ से चाय की प्याली छूट गई। वो उठा और भीड़ में गायब हो गया। उसी समय जुलूस आगे बढ़ गया और कार पूरी तेजी से दिल्ली की ओर दौड़ पड़ी। रुक्मणी अचानक सोहन की इस हरकत से हतप्रदर्शी रह गई और कुछ बोल भी नहीं पाई। दिल्ली में वे लोग नितिन के एक मित्र के घर पर रुके। रात को रुक्मणी ने नितिन से कहा, बेटा मैं जयपुर नहीं जाना चाहती। नितिन ने बड़े आश्चर्य से पूछा, माँ क्यों, क्या हुआ? बेटा क्या मेरा जयपुर जाना बहुत जरूरी है? नितिन बोला, माँ हम आपके लिए ही तो आए हैं। आपकी इच्छा जयपुर जाने की थी तो अब क्या हुआ? आप क्या वापस मेरठ जाना चाहती हैं? नहीं बेटा मेरठ नहीं, मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। मथुरा क्यों? मुझे लगता है कि जुलूस वाले स्थान पर मैंने तेरे पिताजी को देखा है। नितिन ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी वहां क्या कर रहे थे? तभी रुक्मणी ने कहा, मैंने उन्हें सड़क के किनारे बैठे देखा था। मुझे देखकर वे भीड़ में गायब हो गए। माँ यह आपकी आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। और यदि यह सच भी है तो भी मुझे उनसे नफरत है। उनके कारण ही तो मेरा बचपन बर्बाद हो गया। माँ फिर बोली, मैं जयपुर नहीं मथुरा जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहती हूँ। माँ मैं आपके मन को दुखाना नहीं चाहता, लेकिन आप उस आदमी को मेरा पिता मत कहो। और रही मथुरा जाने की बात, तो हम जयपुर का मन बनाकर निकले हैं। लौटते समय आप मथुरा रुक जाना। रुक्मणी कुछ नहीं बोली। उधर सोहन अपनी कोठरी में लेटे हुए पुराने दिनों को याद कर रहा था कि 3 दिन पहले कार में रुक्मणी थी या कोई और। ये प्रश्न उसके मन में बार बार आ रहा था। और दूसरे लोग कौन थे गाड़ी में? आखिर उसकी क्या गलती थी जो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर एक गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा? बस इतना ही ना कि वह इस सच को साबित नहीं कर सका कि चोरी उसने नहीं की। वह मन से एक कमजोर इंसान है
तभी वह बीवी और बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। अब क्या रखा है जिंदगी में। तभी अचानक से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सोहन ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने रुक्मणी खड़ी थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। रुक्मणी ने कहा, अंदर आने को नहीं कहोगे? बड़ी मुश्किलों से ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। हाँ हाँ अंदर आओ। रुक्मणी को अंदर बुलाकर सोहन ने दरवाजा बंद कर लिया। रुक्मणी ने देखा कि कोठरी में एक चारपाई पर बिस्तर बिछा है। चादर फट चुकी है और गंदी है। एक रस्सी पर तौलिया, पाजामा और कमीज टंगी है। एक कोने में पानी का घड़ा और बाल्टी है। दूसरे कोने में एक स्टोव और कुछ खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं। रुक्मणी चारपाई पर बैठ गई और धीरे से बोली, कैसे हो? तभी उदास स्वर में सोहन ने कहा, कैसा लगता हूं तुम्हें? रुक्मणी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद रुक्मणी ने पूछा, क्या करते हो? इस शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 रोटियां चाहिए। वह कुछ भी करने से मिल जाती है। वैसे नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल आता है। बच्चे? रुक्मणी के शब्दों में आश्चर्य था। हाँ, अनाथ बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। सोचता हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई योगदान नहीं कर पाया तो इन अनाथ बच्चों की मदद कर दूं। घर से निकलकर सीधे। तभी सोहन बोला, नहीं, मैं कई जगह घूमा, कई बार घर आने का फैसला भी किया, लेकिन जो दाग मैं देकर आया था उसकी याद में हर बार कदम रोक लिए। रोज तुम्हें और बच्चों को याद करता रहा। शायद इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। पिछले 5 सालों से मथुरा में हूँ। तभी रुक्मणी बोली, अब तो घर चल सकते हो। मोनिका अब मुंबई में नौकरी करती है और वहीं पर उसने शादी कर ली है। और नितिन मेरठ में डीएम है। मुझे सिर्फ तुम्हारी कमी है। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरी जिंदगी की कमी पूरी करोगे? ये कहते हुए रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सोहन ने रुक्मणी को उठाकर गले से लगा लिया और बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। यदि तुम्हारे साथ जाकर मेरे रहने से तुम खुश रह सकती हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या इतने दिनों बाद नितिन मुझे पिता के रूप में स्वीकार करेगा? मेरे जाने से उसके सुखी जीवन में कलह तो पैदा नहीं हो जाएगी? क्या मैं अपना स्वाभिमान बचा सकूंगा? रुक्मणी ने रोकर कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? और सोहन के सीने में सिर छुपा लिया। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरठ जाओ और वहां ठंडे दिमाग और दिल से सोचकर फैसला करो। तुम्हारा निर्णय मुझे स्वीकार होगा। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। रुक्मणी उसी दिन मेरठ वापस आ गई। शाम को जब नितिन और सीमा साथ बैठे थे तो उन्हें सारी बात बताते हुए बोली, मैं अब अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? तभी सीमा ने व्यंग भरे शब्दों में कहा, एक चाय वाला और जिलाधीश साहब का पिता, लोग क्या कहेंगे? अरे बहू, किसी आदमी को उसकी दौलत या ओहदे से मत नापो। यह सब आनी जानी माया है। तभी नितिन बोला, माँ, वह कमजोर आदमी मेरा बाप नहीं हो सकता। तभी रुक्मणी बेटे की बात को बीच में ही काटते हुए उत्तेजित स्वर में बोली, बस नितिन, बहुत हो गया। नितिन चुप हो गया। रुक्मणी बोली, मैं अपने पति के बारे में कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहती। क्या तुम लोगों से अलग होकर वे सुखी रहे होंगे? उनके प्यार और त्याग को तुम कभी नहीं समझ सकोगे। नितिन बोला, माँ, हम आपकी खुशी के लिए उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। आप जाकर उन्हें ले आइए। नहीं नितिन बेटा, मैं अपने पति की अनुगामिनी हूँ। मैं ऐसी जगह न तो खुद रहूंगी और न अपने पति को रहने दूंगी जहाँ उनको अपना स्वाभिमान खोना पड़े। रुक्मणी रात को सोते सोते उठ गई। पैर के पास गीला गीला क्या है? देखा तो सीमा उसका पैर पकड़कर रो रही थी और बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका कई बार दिल दुखाया है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके समान अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा कर सकूं। रुक्मणी ने भीगी आंखों से सीमा का माथा चूमा और उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर सुबह की पहली किरण फूट पड़ी। जिलाधीश के बंगले में सन्नाटा था। रुक्मणी एक झोले में 2 जोड़ी कपड़े लेकर रिक्शे पर बैठकर स्टेशन की ओर चल पड़ी। उसे मथुरा के लिए पहली ट्रेन पकड़नी थी। सीमा और नितिन ने माँ से बहुत प्रार्थना की कि वह मथुरा जाकर पिताजी को घर ले आएं
और 2 दिन बाद रुक्मणी अपने पति सोहन को लेकर मेरठ वापस आ गई। आज रुक्मणी बहुत खुश थी क्योंकि उसका पति उसकी जिंदगी में उसे वापस मिल गया था। साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको सोहन के बारे में क्या कहना है? क्या सोहन ने ऐसा फैसला करके सही किया था या गलत किया था? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।